नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 39, जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। समीक्षा अधिकारी के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस पुस्तक को आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं और अगर बाई चांस वहां पर आपको नहीं मिलती है तो आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसमें एंटायर हिंदी सिलेबस को कवर किया गया है। अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। मैंने आप लोगों को कमेंट पढ़े, आप लोगों के कमेंट में था कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए। तो आज की क्लास में हम 30 प्रश्नों को 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रश्न में कुछ मुख्य बिंदुएं हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न हमने उठाया तो उससे रिलेटेड कई प्रश्न आपके पीवाईक्यू होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो हम उसको उसी समय डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक क्लास में हम खाली 20 या 25 या 30 प्रश्न डिस्कस करें, तो ऐसा नहीं होता है। हम उन प्रश्नों के साथ कई और प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। चलिए, तो अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? ठीक है, विच रूलर ऑफ साउथ इंडियन टुक द टाइटल ऑफ नरकेसरी? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है राजेंद्र प्रथम, दूसरा दिया गया है राजराज प्रथम, फिर दांडी दुर्ग दिया गया है, फिर आपको विजयालय दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी, जो विजयालय है वो उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखिए विजयालय को जो चोल वंश के संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है और इसने जब तंजौर को अपने अधीन लिया था तो उसके बाद अधिकार में तंजौर पर अधिकार करने के बाद इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने परम केसरी वर्मन की भी उपाधि धारण की थी। अगर कभी पेपर में ये पूछ ले कि परम केसरी वर्मन की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप याद रखेंगे विजयालय ने धारण की थी। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा, नरकेसरी की भी और परम केसरी वर्मन की भी। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जब भी चोल वंश की बात करेंगे तो राजधानी पूछेगा, तो आप सभी को पता है राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। ठीक है, फिर चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके झंडे पे कौन सा चिन्ह बना रहता है? तो बाघ का चिन्ह बना रहता है। चोल काल में ही जो कंबन थे, इन्होंने तमिल रामायण लिखी थी। ठीक है, पेपर में पूछता है कि तमिल रामायण की रचना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे कंबन ने की थी। ये पूछा गया प्रश्न है। चोल वंश की अगर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है नटराज बहुत फेमस है। अब यहाँ पर देखिए, इस काल में प्रचलित सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? काशू कहा जाता था। पेपर में एक बार ये प्रश्न पूछा है कि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, या फिर पूछा गया था कि काशू क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा सोने के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद चतुर्वेदी मंगलम, अगर पेपर में कभी आपसे पूछे चतुर्वेदी मंगलम क्या था, तो जो ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि होती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। ब्रह्मदेह क्या था? जो दान में दी गई भूमि। क्लास, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में बच्चे तभी प्रश्न नहीं कर पाते हैं जब इस तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं, और ये पीवाईक्यू के प्रश्न है। ब्रह्मदेव भी पूछा गया है कि दान में दी गई भूमि, उसमें लिखा था कि ब्रह्मदेव क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। बहुत से बच्चे पैसे लगा के आए थे कि जो दान दिया जाता है, ठीक है, जो पैसे के रूप में दान दिया जाता है, लेकिन उत्तर सही क्या था? दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता है। ठीक है, काशू मैंने आपको बता दिया सोने के सिक्कों के लिए यूज किया जाता था। पेरू नंदनम जो है ये क्या है? ये आपके जो चोल प्रशासन में जो उच्च अधिकारी थे, मतलब जो आपके जो ऑफिसर्स थे उनके लिए पेरुनंदना बोला जाता था। ठीक है, तो और जो क्लर्क ग्रेड के लोग थे, ठीक है, जो आपके पदाधिकारी थे उनके लिए शिरु
शिरुनम बोला जाता था, ठीक है, पेरुनंदनम याद रखिएगा और शिरुदनम याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, नगरम कहा जाता था, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा। यहाँ पर पेपर में प्रश्न बना है इसलिए आपको बताया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और जैसा मैं आपको बताती हूँ, एक फोल्डर बनाइए जिसमें रिवीजन लिखिए और उसमें ये स्क्रीनशॉट एक जगह इकट्ठा करके रोज रोज रिवाइज करते रहिए, पेपर में प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिया गया है और आपको सुमेलित करना है। तो भारत का गुजराल सिद्धांत, ठीक है, गुजराल डॉक्ट्राइन की बात की गई है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात की गई है, पंचशील डॉक्ट्राइन की बात की गई है और लुक ईस्ट पॉलिसी की बात की गई है। और पूछा गया है किस ईयर में ये सिद्धांत आए हैं। तो अगर हम गुजराल डॉक्ट्राइन की बात करें, यहाँ पर गुजराल डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये आपका 1996 में आया है, ठीक है। और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की अगर हम बात करें तो ये 2003 हो गया, ठीक है। पंचशील सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये 1954 और पूरब की ओर देखो नीति ये 1992। अच्छा, पंचशील के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, पंचशील डॉक्ट्राइन के बारे में, ठीक है, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू के समय में आया था। तो यहाँ पर आप उत्तर देखो, ए का 3 दो जगह दिया गया है, ठीक है, बी में भी दिया गया है और सी में भी दिया गया है। फिर भारत का परमाणु सिद्धांत 2003 में तो मतलब 4 ना, और पंचशील सिद्धांत 1954 सी, ठीक है। और फिर उसके पूरब की ओर देखो नीति लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 डी। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए बी आपका सही उत्तर है। भारत का गुजराल सिद्धांत 1996 में आया, भारत का परमाणु सिद्धांत 2003 में आया, पंचशील सिद्धांत 1954 में, लुक ईस्ट पॉलिसी पूरब की ओर देखो नीति 1992 में। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। कथन कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। कारण क्या है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि सूर्य उपासना मतलब सूर्य देव की पूजा हुआ करती थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पे स्वास्तिक चिन्ह वहां से मिलते हैं और कहीं ना कहीं जब हम स्वास्तिक की बात करते हैं तो हम सूर्य उपासना की बात करते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं एंड ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी तक डेसिफर नहीं हुए हैं, पता नहीं लग पाया है कि उसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन, जो खुदाई में जो साक्ष्य मिलते हैं या फिर जो पेंटिंग्स मिलती है उससे हम कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। किस चीज से हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ सूर्य उपासना होती थी, सूर्यदेव की पूजा होती थी, स्वास्तिक चिन्ह से। तो ए आपका सही उत्तर है। फोर्थ को हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में अभिलेख के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित शासक दिए गए हैं। क्लास में आपको बता दूं ये अभिलेख से रिलेटेड प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कई बार मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न पूछा है और कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, जैसे होल अभिलेख किससे रिलेटेड है, ठीक है। जिसने भी पास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा ये होल अभिलेख के बारे में कितनी बार पेपर में पूछा गया है और बच्चों को पता भी रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले यही देख लेते हैं। जो सी में आपका लिखा हुआ है ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है, ये पुलकेशिन द्वितीय से। तो अब हम सी का देखिए फोर्थ वाला, अरे वाह, यहाँ पर तो ऑप्शन में आपके एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें सी का फोर्थ वाला। तो जब जूनागढ़ अभिलेख भी कई बार पेपर में पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है, रुद्रदामन से। रुद्रदामन थर्ड में दिया गया, ए का थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है, विजयसेन से रिलेटेड है। और मंदसौर अभिलेख बचा, मंदसौर किससे रिलेटेड है, यशोधर्मन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी। क्लास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिलेख और संबंधित शासक। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अपने फोल्डर में ऐड कर लीजिए, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बनते हैं। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। ये चीज याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा है। 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक
किस एक परिस्थिति में एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए जाने पर सतह तक एक साथ पहुंचेगी। एक बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ पीस ऑफ पेपर एंड अ क्रिकेट बॉल विल रीच द सरफेस टुगेदर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। तो ये कब होगा? जब एक कागज का टुकड़ा और बॉल एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, जब उनका मास इक्वल होगा, जब उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, या फिर उनकी डेंसिटी इक्वल होगी। मतलब द्रव्यमान की बात की गई है, आयतन की बात की गई है, घनत्व की बात की गई है। या फिर निर्वात में गिराया जाएगा, मतलब जब वैक्यूम में गिराया जाएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा? डी होगा। अब आप लोग खुद ही इमेजिन कर पा रहे होंगे, अगर आप एक पेपर को ऊपर से गिराते हैं और बॉल को ऊपर से गिराते हैं तो बॉल तो डायरेक्टली नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन पेपर एयर की वजह से क्या होगा आपका? हो सकता है उड़ने लगे। पेपर है ना, थोड़ा सा अपने उसकी वजह से, शेप की वजह से उसमें थोड़ा धीमे धीमे वो गिरेगा हवा के। लेकिन अगर वहां पे वैक्यूम होगा, मतलब हवा का प्रेजेंस ही नहीं होगा, एयर ही नहीं होगा, तो दोनों एक साथ गिरेंगे जमीन पे। ये चीज क्लियर हो गई होगी, इमेजिन भी कर पा रहे होंगे आप लोग। चलिए छठवां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध कराता है? ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाएगी फॉर द एक्ट्स बिल, ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो आर्टिकल 344 में, आर्टिकल 345 में, आर्टिकल 347 में, या फिर आर्टिकल 348 में? ये भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या है? आर्टिकल 348 में। सिक्स्थ का सही उत्तर है 348 में, ये कहा गया है, जो कि किस भाग में है? आपके भाग 17 में है, पार्ट 17 में है, ये भी याद रखिएगा। सेवेंथ प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर आज की क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिनरल ऑयल एरिया पूछता है, खनिज तेल क्षेत्र और कौन से राज्य में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सबसे पहले बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा दिया है। तो चलिए देखते हैं, नीचे से देखते हैं। ल्यूनेस जो है वो गुजरात में है, एकदम सही, ठीक है। दिग्बोई असम में, बहुत ही बार पेपर में ये पूछा गया है कि दिग्बोई कहां पर है, तो आप याद रखिएगा असम में है। ऐश्वर्य जो है वो कहां पर है? राजस्थान में है, ये भी एकदम सही। नवगाम महाराष्ट्र दिया गया है, महाराष्ट्र में नहीं, ये कहां पर है? गुजरात में है। क्लास मेरी बात मानिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि नवगाम जो है वो गुजरात में है, ना कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब गुजरात के कुछ और प्रमुख तेल क्षेत्रों को हम देख लेते हैं, जैसे अलंकेश्वर पूछता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद लूनेज की बात मैंने आपको बताई, कलौल आप याद रखेंगे, ठीक है। बरकौल याद रखिएगा, पेपर में पूछा है, और मेहसाना भी पूछा है। जो मैंने टिक लगाए हैं ये पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने टिक लगाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेहसाना पूछा है, बरकौल पूछा है, और कलौल पूछा है, ठीक है। नवगाम ये भी आपका पूछा है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में प्रमुख तेल क्षेत्र, तो यहाँ पे ऐश्वर्य आप याद रखेंगे, ठीक है। और आप याद रखेंगे भाग्यम, ये दो जगहों के नाम आप याद रखिएगा यहाँ पर क्लास, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किन परतों में ताप व्यक्त क्रम घटित होता है? व्यक्त क्रम घटित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ डज हीट इन्वर्जन अकर्स? ठीक है, हीट इन्वर्जन की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं, हाइट के साथ हीट आपकी, मतलब गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाए, इसकी बात कही गई है, घटे ना, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाए जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाए, उसी को हम हीट इन्वर्जन कहते हैं, व्यक्त क्रम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समताप मंडल, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, यहाँ पर, और आयन मंडल, आयनोस्फियर में हीट इन्वर्जन होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं इन लेयर्स में, जो हीट है वो बढ़ती जाती है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4। देखिए क्या लिखा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान के बढ़ने की घटना को ताप वायुक्रम कहलाती है। वो घटना ताप वायुक्रम कहलाती है, ठीक है।
अच्छा क्लास, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, वायुमंडल की परतों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर होता है, जिसको कि हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका 0 से 12 किलोमीटर या फिर कहीं कहीं 18 किलोमीटर दिया रहता है, तो ये याद रखिएगा, इतने डिस्टेंस तक आपका ट्रोपोस्फियर होती है। क्लाउड फॉर्मेशन, रेन सब इसी लेयर में होती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मौसम से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होता है, जितने भी आपके फिनोमिना होते हैं वो क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। इसके बाद समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फियर। और कई बार पेपर में पूछा गया है, जो एरोप्लेन्स होती हैं, जो एयरक्राफ्ट होती हैं, वो किस लेयर में उड़ती हैं, तो वो आपके समताप मंडल में उड़ती हैं। क्यों समताप मंडल में वो ट्रेवल करती हैं? वो इसलिए समताप मंडल में ट्रेवल करती हैं, अभी मैंने बताया वहां पर कोई भी वेदर कंडीशन नहीं हो रही है, सारी वेदर कंडीशन, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल सब ट्रोपोस्फियर में होता है। इसी वजह से जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वो क्लियर होता है और एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए थोड़ा सही होता है, ये एक रीजन है यहाँ पर। और कई बार पेपर में आपसे पूछा है कि जो ओजोन लेयर होती है वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है, तो वो आपके समताप मंडल में, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है? आपके समताप मंडल में, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको? यहाँ पर याद रखना है कि ओजोन लेयर, हाँ ओजोन की बात हमने की है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन डे अब हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? डॉप्सन, ठीक है। ओजोन लेयर से रिलेटेड आपके जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए, पेपर में प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर 9th प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है और सुमेलित करना है, ठीक है। संस्थाएं दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट और फाउंडर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद रिपीटेड भी प्रश्न है, ठीक है। जब हम आत्मीय सभा की बात करेंगे तो आत्मीय सभा से रिलेटेड कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ए का फोर्थ हो गया राजा राम मोहन रॉय। देख लीजिए कहां पर है, ये तो पहले ही बी में दिया है आपका, तो हम और पॉइंट्स को देख लेते हैं। जब हम तत्बोधिनी सभा की बात करेंगे तो कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, बी का थर्ड। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे रहनुमाई सभा की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड आपके कौन है? दादा भाई नरोजी, तो यहाँ पे सी का सेकंड हो गया। और पूना सार्वजनिक सभा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके हो गए MG राणे। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9th का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट और फाउंडर से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं क्लास। यहाँ पर आप याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बता दिया, राजा राम मोहन रॉय। जब राजा राम मोहन रॉय की बात आएगी तो आप ब्रह्म समाज का भी याद रखेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे आत्मीय सभा आपकी किस ईयर में फाउंड हुई थी, ठीक है, किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी? तो 1814 में, 1814 में। तत्बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर कब? 1839, ठीक है। रहनुमाई सभा की 1851, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा 1870, MG राणे, ठीक है। इन लोगों का नाम आप याद रखेंगे। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। शिवाजी के शासन काल में सुमंत का पद संबंध था, ठीक है, मतलब सुमंत जो ये टर्मिनोलॉजी थी ये किससे एसोसिएटेड थी, कौन सा पोस्ट था? तो यहाँ पे राजा का प्रधानमंत्री, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखने वाला, वित्त एवं राजस्व मंत्री या विदेश मंत्री। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये पहले पूछा गया प्रश्न है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो जब भी सुमंत की बात आती है तो वो फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए ये इनका मतलब होता था, ठीक है। विदेश मंत्री के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था? सुमंत यूज किया जाता था। अब क्लास यहाँ पर कुछ और टर्म्स को हम देख लेते हैं। जैसे पेशवा की जब हम बात करें तो पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य की बात करें तो वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे वाक्यानविश की अगर हम बात करें, ये भी पूछा है, थर्ड वाला भी टिक लगा लो। ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखने वाला था, ठीक है। सचिव नहीं सेनापति, हाँ सर ए नौबत, ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करने वाला अर्थात सैन्य प्रशासन से संबंधित था, सर ए नौबत। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। पंडित राव आपको पता है, ये धार्मिक कार्यों के लिए इनको अपॉइंट किया जाता था। न्यायाधीश भी आपको पता है, जो आपके जजेस होते थे। और सुमंत मैंने आपको बता दिया फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से ये दोनों चीजें पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का
संभावित दोष नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की बात की गई है। सबसे पहले अस्थायी सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव की बात कही गई है, फिर अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन बोला गया है, और आखिरी दिया गया नीतियों की निरंतरता का अभाव। ठीक है, नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, आपके पार्लियामेंट के प्रति या फिर आपके लेजिस्लेटिव के प्रति। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में ये जो टकराव दिया है ये नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, मतलब ये आपका नहीं पॉसिबल है, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड द एक्ट। यहाँ पे याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, अतः कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता है बहुत से आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जब उनको कोई पोर्टफोलियो दिया जाता है तो फिर वो एज अ एग्जीक्यूटिव की तरह एक्ट करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए और उनको सही अरेंजमेंट में लगाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया है लगाने। तो सबसे पहले आपका क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर KR नारायण। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही अरेंजमेंट में ये लगा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह और फिर KR नारायण। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 देख लेते हैं हम। हाँ, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बीच बीच में आप प्रेसिडेंट्स के नाम याद कर लीजिएगा। और आपको अभी पता है द्रौपदी मुर्मू जो है, जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है। 13वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है, ये पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है लखीमपुर खीरी, दूसरा दिया गया है श्रावस्ती, तीसरा दिया गया है कुशीनगर और आखिरी दिया गया है सिद्धार्थनगर। तो मैं आपको बता दूं, नेपाल की बाउंड्री लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर इन सब के साथ लगती है, लेकिन कुशीनगर के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पर सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, नॉट शेयर बोला है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो कि अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं, जिसमें कि पीलीभीत आ गया, लखीमपुर खीरी आ गया, बहराइच आ गया, श्रावस्ती आ गया, बलरामपुर आ गया, सिद्धार्थनगर आ गया और महाराजगंज आ गया। तो याद रखिएगा 7 उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं, कुषाण काल से गुप्त काल तक के अवशेषों का प्राप्ति स्थल हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुलासखेड़ा साइट जो है जहां पे कि कुषाण काल के भी आपके साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, और गुप्त काल के भी, कुषाण काल से गुप्त काल तक के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो पहला मथुरा दिया है, फिर एटा दिया है, फिर उसके बाद मेरठ दिया है, फिर उसके बाद लखनऊ दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पर आपको रोड्स मिलती है, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रोड मिलती है, सुनियोजित जल निकासी मिलती है व्यवस्था, और कई चीजें ऐसी मिलती है आपको। ठीक है, अब हम 15वां प्रश्न को देखते हैं, फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन की बात की गई है और बोला गया है फाइटो रेमेडिएशन किस चीज से रिलेटेड है। चलिए, पहला हम देखते हैं, प्रकाश की सहायता से अपघटन प्रक्रिया तीव्र करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की सहायता से अपघटन प्रक्रिया तीव्र करने की प्रक्रिया को हम फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। ये लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटिंग द डीकंपोजिशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द लाइट। दूसरा आपको दिया है, पादपों का प्रयोग कर मृदा और जल से संदूषकों को दूर करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कंटेमिनेंट फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर यूजिंग द प्लांट। फिर थर्ड आपका दिया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में उपस्थित
अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आखिरी आपको दिया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फाइटो रेमेडिएशन की बात की गई है। तो फाइटो रेमेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स का यूज करके हम जो कंटेमिनेटेड, जो पॉल्यूटेड वाटर है, सॉइल है, उनकी इम्प्योरिटी को दूर करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी 15 का बी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज इन वाटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब हम प्लांट्स का यूज करते हैं इम्प्योरिटीज को या कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए तो हम उसको फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। और जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं तो उसको हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ये भी चीज आप याद रखिएगा, BIO रेमेडिएशन। ठीक है, 16 प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है और दोनों को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और राज्य दिया गया है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं। अब इतने ढेर सारे नेशनल पार्क है, कहाँ याद रहेगा? तो देख लो, आज जो बताऊंगी उसको याद रख लेना, फिर अगले टेस्ट में जो बताऊंगी उसको याद रख लेना, तो पेपर में सही हो जाएगा। उसके लिए चिंता मत करना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। चलो, सिंह लीला, ठीक है, मृगावनी, फिर सिरोही और चांदोली। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब हम बात करते हैं सिंह लीला, ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो ए का आपका 4th हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। मृगावनी की अगर हम बात करें तो मृगावनी कहां पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, सिरोही की अगर हम बात करें, सिरोही कहाँ है? मणिपुर में है। और चांदोली की बात करें तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ए का 4th तो इसी में दिया गया है, तो सी आपका सही होगा। और देख लेते हैं, मृगावनी की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में, ठीक है। फिर सिरोही की अगर हम बात करें तो मणिपुर में, ये भी सही है। चांदोली की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में, ये भी सही है। तो 16 का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 17 हम देखते हैं, निम्नलिखित अभिसमयों को उनके लागू होने के क्रम में व्यवस्थित करिए। फिर ये क्या आ गया? सही ऑर्डर में इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? मिनामाता कन्वेंशन। ठीक है, मिनामाता समझौता, आपको पता होगा मिनामाता समझौता जो है ये आपका मरकरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था? 2017 में हुआ था। ठीक है, फिर कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल 2003 में। नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो नगोया प्रोटोकॉल आपका 2010 के समय की बात है। और किगाली प्रोटोकॉल की बात करें, एग्रीमेंट की बात करें तो ये कब का है? 2019 का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कौन सा आया है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो 2 सबसे पहले होगा, 2 यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद उसके बाद आपका है नगोया प्रोटोकॉल 3। ठीक है, फिर उसके बाद मिनामाता है और फिर आपका किगाली प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का सी। हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 17 का सी आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो 2003 में लागू हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल आपका 2010 में स्वीकार किया गया था इसको, और 2014 से ये प्रभावी था। ठीक है, ये चीज याद रखिए, इसको स्वीकार कब किया गया था? 2010 में। और ये प्रभावी कब से हुआ था? ये 2014 से। मिनामाता समझौता आपका 2017 से, याद रखिएगा ये। और 2018 में भारत ने इस समझौते को मंजूरी दी थी। और मैंने आपको बताया जो मिनामाता समझौता है वो किससे होने वाली बीमारियों से रिलेटेड है? ये आपकी मरकरी से, ये याद रखिएगा। ठीक है, किगाली प्रोटोकॉल में किसकी बात की गई है? ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संश्लिष्ट रबड़ के उदाहरण हैं? ठीक है, कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त, मतलब यहाँ पे बोला गया सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त सिंथेटिक रबर की बात की गई है। ठीक है, इसमें से पूछा गया, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सिंथेटिक रबर कौन से हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ड्यूप्रीन, ठीक है, पॉलिस्टरीन और थायोकॉल। तो यहाँ पर नियोप्रीन, ड्यूप्रीन, ठीक है, पॉलिस्टरीन और फिर थायोकॉल, ये सब जो है 2, 3, 4, 5 ये आपके सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, और आइसोप्रीन जो है ये आपका नेचुरल रबड़ है, ये याद रखिएगा, नेचुरल रबड़। तो यहां पर सही उत्तर बी हो जाएगा। देख लीजिए, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबड़ के वृक्ष से लैक्टस के रूप में प्राप्त होता है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है और लीस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है। तो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है वो प्रयागराज में पाई जाती है और लीस्ट रूरल पॉपुलेशन आपके गौतम बुद्ध नगर में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले में सबसे पहले इलाहाबाद लिखा है, प्रयागराज आता है, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ठीक है, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, धान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पैडी क्रॉप्स की बात की गई है और बोला गया है कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ठीक है, पैडी इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। दूसरा आपका दिया गया धान की उत्पत्ति लैटिन अमेरिका मानी जाती है, कि ओरिजिन ऑफ पैडी जो है, पैडी क्रॉप्स है, वो लैटिन अमेरिका में हुआ है। फिर बोला गया है धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु अजोला एवं नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर आखिरी है धान उसी कुल का सदस्य है जिस कुल का गेहूं है। अब क्लास यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ से तो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि एजोला और ग्रीन एल्गी का यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम पैडी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन की मात्रा प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन की जब आपूर्ति होती है तो इनका यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। देखिए पैडी क्रॉप जो है, जो आपके धान की जो क्रॉप है वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी होती है। ठीक है, ये भी एकदम सही है। और पैडी इज अ मेंबर ऑफ सेम फैमिली एज अ व्हीट, ये भी सही है। ओरिजिन ऑफ पैडी इज लैटिन अमेरिका, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, अमेरिका नहीं साउथ एशिया में बोला जा सकता है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो बी आपका सही है, बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था और यहाँ पे लैटिन अमेरिका दिया था, यहाँ पर साउथ एशिया होगा। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट आप करिए, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। ठीक है, धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया में मानी जाती है और ये धान और गेहूं आपके ग्रामीणी कुल के सदस्य हैं, ये भी चीज याद रख लीजिएगा। चलिए 21वां प्रश्न हम देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मकान मालिक एवं किराएदारों के हितों के संरक्षण एवं किराए विवादों को सुलझाने के लिए किराया न्यायालय की स्थापना का उपबंध कराता है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक अच्छा प्रश्न है, बहुत से बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता होगा। इसमें बोला गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रोवाइड किया गया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की बात की गई थी, फॉर प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स एंड द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द लैंड। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रेंट ट्रिब्यूनल को बनाने की बात कही गई थी। ये चीज याद रखिएगा, किसकी बात की गई थी, रेंट ट्रिब्यूनल को फॉर्म करने की बात कही गई थी, जहां पर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो जो आपके जो किराएदार है और मकान मालिक के बीच में, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। तो 75th आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323B के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 323 के अंदर। अच्छा, 323A में किसकी बात की गई है, आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, जिसपे कि ये प्रश्न है। ठीक है, 323A जो है वहां पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात कही गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 323 में आपके अदर ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है। चलिए पढ़ते हैं। अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में या मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है ये सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में। दूसरा दिया गया है, इसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और आखिरी आपका दिया गया, या सिविल प्रक्रिया सहित 1908 में निर्धारित निर्देशकों से बाध्य है। It is bounded by the instruction laid down in the Civil Procedure Code 1908 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है।
ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर्स है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इट इज नॉट बाउंड बाय द इंस्ट्रक्शन लेड डाउन इन अ सिविल प्रोसीजर कोड। ये गलत है, नॉट होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड ये अपने नेचुरल लॉ पे बेस्ड ये अपने डिसीजन देता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खाली 1 और 2। 22 का सही उत्तर है ए, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, मतलब हम बात करें ट्रिब्यूनल की, तो यहाँ पर अगर हम कैट की बात करें तो यहाँ पे जो इसके अध्यक्ष हैं वो 5 या 65 जो भी इनका कार्यकाल होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए, और जो अदर मेंबर्स है उनका 5 या 62 ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कानूनों की प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं, नेचुरल लॉ, ये मैंने आपको बताया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 23वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों पर विचार कीजिए। और क्या बोला गया है इसमें कि थ्रू विच ऑफ द अबव एक्ट कैन द फंडामेंटल ड्यूटीज बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कुछ एक्ट्स के नाम दिए गए हैं और आपसे बोला गया है इनके किन एक्ट के थ्रू हम कहीं ना कहीं अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं उनको। तो सबसे पहले वन जीव संरक्षण अधिनियम, ईयर याद रख लेना 1972, कई बार पूछा गया प्रश्न है, कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात की गई है। और आखिरी दिया गया राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधित वर्मा समिति, याद रखिएगा वर्मा समिति आपकी कब गठित हुई थी, 1919 में, ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की थी एवं उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी, जो कि निम्नलिखित है। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे किसकी रिकमेंडेशन थी, किसने इन एक्ट्स को फॉर्म किया था, किसके रिकमेंडेशन पे, वर्मा कमेटी की। कब फॉर्म हुई थी, 1999 में, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें पहला है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, फिर वन जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1980। याद रखिएगा ये चीज। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है और 1908 वाले सेशन की बात की गई है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, ये जो इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस वाज फॉर्मुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा, यहाँ पे कांग्रेस के संविधान की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस की बात की गई है। दूसरा बोला गया है 1908 वाला जो सेशन था वो मद्रास में हुआ था। और तीसरा बोला गया है इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, राज बिहारी घोष ने। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही है और सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस सेशन में पहली बार कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किया गया था, मद्रास में हुआ था, राज बिहारी घोष ने इसको प्रिसाइड किया था। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, इसको क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट, फिर बोला गया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की बात की गई है और चंद्रशेखर आजाद की शहादत की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु फरवरी में हुई थी 1931 में। फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट साइन होने के बाद याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ, जब गांधी इरविन मिले और उनकी मुलाकात हुई, तो डिसाइड हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जाएगी पार्टिसिपेट करने। भारत में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उस पर पॉज लगाया जाएगा। और इसके बाद आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई है 23 मार्च को 1931 में। और फिर इसके बाद आपका कराची सेशन हुआ है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर हम देखें 4, ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर भगत सिंह लोगों को फांसी दी गई है, और तीसरा आपका क्या है, जो कराची सेशन हुआ था 1931 में। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 25वें का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931,
गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई है, और उसके बाद आपका कराची अधिवेशन हुआ है 25 से 29 मार्च के बीच में। चलिए 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। ट्रोपोलॉजी संबंधित है। ट्रोपोलॉजी किस चीज से संबंधित है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब भी हम ट्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन मेथड्स की बात की जाती है। तो 26वें का सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पे जब हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टिश्यू और सेल से रिलेटेड स्टडी की बात करेंगे। जब फ्रेनोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे मस्तिष्क के अध्ययन की बात करेंगे, और टोपोग्राफी की जब हम बात करेंगे तो लैंड की स्टडी की बात करेंगे, भूमि की सतह की, लैंड सरफेस की स्टडी की बात करेंगे। और पोषण एवं पोषण विधियों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रोपोलॉजी हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। 27वें प्रश्न को पढ़िए, थोड़ा लंबा है, वीडियो को पॉज करना चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित फसल समूह में से किसे उस क्षेत्र में पैदा किया जा सकता है जहां वर्ष भर फिर से मैं रिपीट करती हूँ इसको। निम्नलिखित फसल समूह में से किसे उस क्षेत्र में पैदा किया जा सकता है जहां वर्ष भर तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो रेनफॉल होता है वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा रबड़, राइस और जूट। ए आपका सही उत्तर है। 27वें का सही उत्तर क्या है? रबड़, राइस, जूट। हम देख लेते हैं, देख लीजिए 27वें का ए सही है। रबड़, चावल, जूट फसल समूह उस क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं जहां वर्ष भर तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 1 से 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 28वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। मानव शरीर का ब्लड बैंक पीले को कहा जाता है, पीले को कहा जाता है, पीला को कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्प्लीन। ठीक है, और फिर दूसरा दिया गया है प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल इन क्लॉटिंग द ब्लड्स। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। एकदम सही है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। 28वें का सी आपका सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्लड बैंक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है आपके, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से ब्लड बैंक बोला गया है स्प्लीन को। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लड बैंक क्यों बोला गया है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की वजह से स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला गया है। ठीक है, चलिए 29 प्रश्न को हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज नॉट करेक्ट? डिस्कवरी दिया गया है, इन्वेंटर्स दिया गया, आविष्कारक दिया गया है। अब क्लास ऐसे भी पेपर में प्रश्न पूछ लेते हैं, एक साल नहीं पूछेगा तो अगली साल पूछ लेगा, इस साल नहीं पूछेगा तो उसके 2 साल बाद पूछ लेगा, लेकिन पूछ लेता है प्रश्न। तो आप नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये रटना ही है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की गई है, ब्लड ग्रुप की बात की गई है, मशीन गन की बात की गई है, कॉस्मिक डिस्टॉर्शन की बात की गई है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाला जो है ना वो गलत दिया गया। यहाँ पे विलियम हार्वे नहीं होगा, यहाँ पे स्टेनली लैंस्टर होगा, लैंस्टेनर होगा। ठीक है, डी है, दिस इज डी, ना कि टी। देख लीजिए लैंस्टेनर 1940 में, यहाँ पे देखिए 1940 में लैंस्टन व वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इस प्रकार इन्हें रक्त समूहों की खोज का श्रेय दिया जाता है। 30वां प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, जहां पे जोन और मिनरल से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिनरल पूछ लेता, कोल कहाँ मिलते हैं, आयरन कहाँ मिलता है, जिंक कहाँ मिलता है, ये सारे प्रश्न पेपर में रिपीट होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है, इंडियन ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है। ठीक है, और एक दिन रटने बैठोगे नहीं रटेगा, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, इतना परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम इसको। जोन की बात की गई है, मलाजखंड बोला गया बालाघाट में, जहां पे तांबा पाया जाता है, जावर उदयपुर, जस्ता व चांदी, और द्वारका गुजरात बॉक्साइट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है, सारा सही दिया गया है। देखिए मलाजखंड जो कि बालाघाट आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ पर तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में जावर क्षेत्र जो है वो जस्ता के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर अलावा राजस्थान की जावर की खान चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा। अलावा जो कि राजस्थान की जावर की खान खेती उत्पादन के लिए फेमस है, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, एशिया का अगर हम एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा भंडार की बात करें तो ये भिलवाड़ा जिले में मिलता है, याद रखिएगा भिलवाड़ा जिले का नाम। और गुजरात में बॉक्साइट जो मुख्यतः देवभूमि व द्वारका में पाई जाती है। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। उन 30 प्रश्नों में जहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम और नए प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी जरूर दीजिएगा। जैसे आपने बोला कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए, तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाए, मैं इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और बढ़ाऊंगी। मैं स्पीड को इस तरीके से रखती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम लोग बहुत कम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लायक होते हैं वहां पर बताना भी मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती एक भी पॉइंट मिस हो एग्जाम के पहले आपका। तो धन्यवाद। इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।